What to learn after basic English for bats, ये आपका फोर्थ वीडियो स्टूडेंट्स, जिसमें आपको बताने वाला हूं मैं आपको कि कैसे कंजंक्शंस की मदद से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा से अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। ऑलरेडी थर्ड सेशन में मैंने आपको और कंजंक्शंस पढ़ाए थे 10 और ऐसे कंजंक्शंस जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये वो कंजंक्शंस है जिनकी स्टूडेंट्स की डिमांड थी। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स में मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ और कंजंक्शंस मिसिंग है, इनको भी लेना चाहिए हमारे स्पोकन इंग्लिश के सेशन में। दैट्स वाई ये 3 मोर कंजंक्शंस में इसमें ऐड कर रहा हूं, साथ ही इनकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आपको विद एग्जांपल्स करवाऊंगा। सारी चीजें डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। इन कंजंक्शंस का उपयोग बहुत ज्यादा बोलचाल में होता है स्टूडेंट्स, इसलिए इनको लाइटली नहीं लेना है। चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट, आप यहां बोर्ड पर देख सकते हैं, आपके सामने लिखे हैं 10 ऐसे कंजंक्शंस जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। प्रीवियस सेशंस में क्लास थर्ड जो आपकी थी उसमें मैंने आपको 10 कंजंक्शंस पढ़ाया था, और 10 मोर कंजंक्शंस जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये वो कंजंक्शंस हैं जो स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया था कि सर इन कंजंक्शंस पर भी आप वीडियो बनाइए। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं अनटिल, अनलेस, इफ, देन, आफ्टर, देन, सो दैट यहां डिस लगा है, इसके बीच में जो है एडजेक्टिव आता है, ये बताऊंगा मैं आगे आपको। ईदर और, neither nor, not only but also, as if, although, yet, जिसको हम दो yet भी कहते हैं। तो यहां पर ये जो दिस है, इसके बीच में सेंटेंस या फिर कुछ वर्ड्स आएंगे जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये 10 ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। साथ में आज के सेशन में मैं आपको करवाने वाला हूं एसएमपी की प्रैक्टिस, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की। लास्ट वीडियो में उसकी लेंथ ज्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाया था। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं अनटिल और अनलेस, भी इन दोनों का एक ही मतलब होता है, जब तक नहीं, यदि नहीं। जब तक नहीं, यदि नहीं, ये इसका मतलब होता है, राइट। सबसे पहले तो आप इसके मीनिंग को समझिए कि कैसे यूज होता है। इसका उपयोग वहां आप करते हैं जहां पर किसी भी काम के लिए हम कोई कहे कि लाइक जब तक आप ये काम नहीं करोगे, जब तक आप वहां नहीं जाओगे, यदि आप वहां नहीं जाओगे, राइट। तो याद रखिए अनटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव जो है नहीं होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव इसमें ऑलरेडी छुपा होता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे हिंदी में आपने एक सेंटेंस कहा, फॉर एग्जांपल, जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे, मेरी मदद नहीं करोगे, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। ये एक सेंटेंस है। जब आप इसे इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे, तो यहां पर आप एक कंडीशन लगा रहे हो। पहले दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर है, इसका उपयोग होता है कंडीशन के लिए, कोई शर्त वगैरह आप लगाते हो उसके लिए, और अनटिल का उपयोग होता है टाइम ड्यूरेशन के साथ में। अगर आप कोई शर्त लगाते हैं तो उसके लिए आप अनटिल का यूज करते हैं। और दूसरी बड़ी बात याद रखें स्टूडेंट्स, अनटिल अनलेस के बीच में ये माइनर डिफरेंस छोटा सा है। अगर आप अनटिल की जगह अनलेस बोलचाल में यूज कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इवन कुछ स्पीकर्स तो अनटिल अनलेस दोनों को एक साथ बोलते हैं कुछ इस तरीके से, अनटिल अनलेस यू हेल्प मी, आई विल नॉट हेल्प यू। Until unless you study, you cannot pass. Until unless you go there, you cannot meet him. जब तक आप वहां नहीं जाओगे, आप उससे नहीं मिल सकते। Until unless you study, you cannot pass. जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप पास नहीं हो सकते। तो दोनों को भी एक साथ भी आप बोल सकते हैं, there is no problem। देखिए मेन फोकस हमारा स्पोकन इंग्लिश है, ग्रामर नहीं है। अगर ग्रामर भी है तो हमें पता होना चाहिए माइनर डिफरेंस की, टाइम के साथ में until लगाना है आपको, और कंडीशन अगर कोई है तो वहां पर आपको unless लगाना है। ये माइनर डिफरेंस है, बाकी तो इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड आपका इफ, तो उससे पहले अगेन मैं आपको ये समझा दूं या ध्यान देंगे आप, जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे, अनलेस यू हेल्प मी, I will not help you, I will not help you। जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। Unless you help me, I will not help you। जब तक आप वहां नहीं जाओगे, unless you go there। अब आप कहोगे सर ये इसको will क्यों नहीं लगाया आपने, और will के बाद not क्यों नहीं लगाया। अगर आप इसे इस तरीके से बनाते हैं, unless you will help me, तो ये गलत हो जाएगा। आप अगर इसे इस तरीके से भी बनाते हैं, unless you will not help me, तो भी ये गलत हो जाएगा। ये दोनों सेंटेंसेस गलत क्यों हैं, इनके रीजन देख लीजिए। पहले ये जो सेंटेंस ए, और इसको बी नाम देता हूं, बी वाला गलत इसलिए क्योंकि अनटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉइंट टू बी नोटेड। अनटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। दूसरे वाला जो वो गलत क्यों है, क्योंकि अनटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस फ्यूचर का भी नहीं होता। आपको याद है तो कल वाले सेशंस में मैंने आपको बताया था कि आपको व्हेन के बाद में, इफ के बाद में, अनटिल अनलेस के बाद में, बिफोर के बाद में, आफ्टर के बाद में
आपको फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना है। एज लॉन्ग एज फॉर एज सून एज के बाद में आपको फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखें। अगर मैं आपसे कहूं जब तक आप सुनोगे तो अंटिल एज लॉन्ग एज यू लिसन, ये नहीं होगा कि एज लॉन्ग एज यू विल लिसन, ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा विशेष ध्यान दे। तो हर वो जगह जहां पर भी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, अगर उसके पहले ये वर्ड लग रहे हैं, मैं वर्ड एक बार फिर से लिख देता हूं। इफ लग रहा है, बिफोर लग रहा है, आफ्टर लग रहा है, until लग रहा है, unless लग रहा है, as soon as लग रहा है, as far as लग रहा है, as long as लग रहा है, ये अगर किसी फ्यूचर टेंस के पहले लग रहे हैं तो वो टेंस अब फ्यूचर टेंस में नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट में बन जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, स्पेशली फॉर दोज हु आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम। वो स्टूडेंट जो किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। नाउ अब अंटिल अनलेस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ सेंटेंसेस इसके बोल रहा हूं, आप लोगों को मेरे साथ में इसको इंग्लिश में करना है। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे मैं अंदर नहीं आ सकता हूं। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे, या यदि आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं अंदर नहीं आ सकता हूं। तो इंग्लिश में आपको इसे कहना है until unless you open the door, until unless दोनों एक साथ बोल सकते हैं, या unless you open the door I cannot come in, I cannot come in, right? Until unless you open the door I cannot come in, जब तक आप वहां नहीं जाओगे आप उससे नहीं मिल सकते। Until unless you go there you cannot meet him, until unless you go there you cannot meet him। 2-3-4 बार आप बोलेंगे वैसे ही आपको याद हो जाएगा। अब अगर आप बात करें इफ की, तो इफ जो है भाई इसका मतलब होता है यदि, सभी को अच्छे से पता है। अब आपने देखा इफ भी वो आपका कंजंक्शन है जिसके बाद फ्यूचर टेंस नहीं आता है। अब यदि आप सुनोगे तो इफ यू विल लिसन गलत है, आपको सही बोलना होगा इफ यू लिसन। यदि आप आओगे इफ यू कम, यदि आप जाओगे इफ यू गो, यदि आप मुझे सुनोगे तो आप इंग्लिश सीखोगे। इफ यू लिसन मी यू विल लर्न इंग्लिश। सेकंड वाला सेंटेंस फ्यूचर का हो सकता है लेकिन फर्स्ट वाला नहीं होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इफ भी आपका इसी तरीके से यूज होता है, ये सेंटेंस के आगे लगता है, और दूसरा जो सेंटेंस होता है उसमें बीच में कुछ नहीं लगाना होता, सिर्फ कॉमा लगाना है, ये भी विशेष ध्यान दें। तीसरा आपका है देन। देन का मतलब होता है स्टूडेंट्स फिर, और आफ्टर दैट का मतलब होता है इसके बाद, राइट? तो ये दोनों आपके कंजंक्शंस हैं। देन का यूज हम कब करते हैं? जब कोई काम करने के बाद हम कोई काम करें। जैसे मैंने कहा मैं वहां गया, फिर मैं उससे मिला, फिर मैं अपने घर आ गया। I went there, then I met him, then I returned my home, you know. So फिर का यूज जो है, फिर का जो मतलब देता है कि इसके बाद मैंने ये काम किया, वहां पर आपको देन लगाना होता है। और वो जो THN देन होता है, राइट, ये थोड़ा सा अलग होता है भाई, ये याद रखिए। THN देन का उपयोग जो होता है ये आपका कंपेरेटिव डिग्री में यूज होता है। जब आप बोलते हो ना सोहन इज बेटर देन रोहन, सोहन इज बेटर देन रोहन, तो यहां पर ये जो देन आ रहा है ये कंपेरेटिव डिग्री वाला है। लेकिन ये जो देन है THEN देन, इसका उपयोग जो है वो अलग सेंस में होता है। मैंने कहा ना सारी चीजें समझ कर चले, नोट्स बना कर चले, मैं बता रहा हूं बहुत मजा आएगा सीखने में। इसके बाद आफ्टर दैट को भी आप देन की तरह यूज कर सकते हैं। आई वेंट देयर, आफ्टर दैट आई केम, यू नो, मैं वहां गया, इसके बाद मैं यहां आया, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सो दैट और ये वाला सो दैट। तो पहले मैं ये वाला सो दैट आप लोगों को बताऊंगा जिसका मतलब होता है ताकि। आप कहोगे सर ये ताकि क्या है, ये तो समझ में नहीं आता है। अब ये ताकि देखो कैसे यूज होता है भाई। मैंने कहा हम पढ़ाई करते हैं ताकि हम पास हो जाए, वी स्टडी सो दैट वी मे पास। एक और रूल है कि सो दैट के बाद में ज्यादातर मे और कैन के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, ये ग्रामर का रूल है। ग्रामेटिकल रूल्स आप थोड़े से नोट करके चले भाई, है ना। सो दैट के बाद में ज्यादातर आपको मे या कैन के सेंटेंस मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर सो दैट से पहले कोई सेंटेंस पास्ट का है तो ये मे कैन नहीं होगा, ये माइट और कुड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मैं वहां गया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। आई वेंट देयर सो दैट मैं उसकी मदद कर सकूं, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, सो दैट आई कुड हेल्प हिम, या आई माइट हेल्प हिम, या माइट भी लगा सकता हूं। अब मैंने यहां पर कैन और मे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सेंटेंस किसका था? पास्ट का था। विशेष ध्यान देंगे यहां पर। मैं वहां गया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, आई वेंट देयर सो दैट आई कुड हेल्प हिम, आई माइट हेल्प हिम। वह यहां आया ताकि वो इंग्लिश सीख सके, ही केम हियर सो दैट ही माइट लर्न इंग्लिश। वह यहां आता है ताकि वो इंग्लिश सीख सके, ही कम्स हियर सो दैट ही मे लर्न इंग्लिश, ही कैन लर्न इंग्लिश। अब ये प्रेजेंट में था इसलिए हमने इसमें कैन लगाया।
तो ये विशेष ध्यान आप लोगों को स्टूडेंट्स देना है कि सो दैट कैसे यूज होता है। नेक्स्ट सो दैट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं ये थोड़ा सा क्लीन करके उसके एग्जांपल्स आपको यहां पर देता हूं। लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहां पर सो दैट, ये सो दैट के बीच में लगा है एडजेक्टिव, इसको कैसे यूज करते हैं ये हम लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है। इसका यूज वहां पर होता है जैसे सो का मतलब तो ज्यादा के सेंस में हो जाता है और लास्ट में लग जाता है दैट। जैसे मैंने कहा ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन डू एनीथिंग, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो कुछ भी कर सकता है। शी इज सो क्लेवर दैट शी कैन सॉल्व एनी पजल, वो इतनी क्लेवर है कि वो किसी भी पजल को सॉल्व कर सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग जो है किसका यूज करते हैं, सो दैट का। ये स्कूल्स के एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिनमें स्टूडेंट्स को 2 सेंटेंस कुछ इस तरीके से दे देते हैं, ही इज वेरी what you can say good doctor, okay, he can treat you well, okay। now ये 2 सेंटेंस आपको दे दिए, he is very good doctor, he can treat you very well, and you will be आपसे कहा जाएगा कि कंबाइन द सेंटेंस 1 and 2 by using so that का यूज करके कंबाइन सेंटेंस करना है आपको A और B को। तो आंसर बनता है इसका he is so good डॉक्टर, वो इतना अच्छा डॉक्टर है कि, ये दैट लग गया, राइट, ये लग गया आपका सो, ये लग गया आपका दैट, और इसके बाद आ जाएगा ही कैन ट्रीट यू वेल, यू नो। तो इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं। और भी आप जो भी बताना चाहे, जो भी एडजेक्टिव आप लिखना चाहे बिल्कुल लिख सकते हैं बेझिझक, ठीक है। शी इज सो ब्यूटीफुल दैट शी कैन अट्रैक्ट एनीवन, वो इतनी खूबसूरत है कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो इस तरीके से आप लोग जो है सो दैट जो है इसका उपयोग करते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने में। नेक्स्ट है आपका ईदर और, नेदर नॉर। ईदर और को कैसे यूज करते हैं? ईदर और का मतलब होता है स्टूडेंट्स या तो या फिर। अब इसको भी कैसे यूज करते हैं ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट्स, यू शुड बी एबल टू यूज ऑल दिस कंजंक्शन इन योर स्पोकन, ओके, एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक द सेंटेंस विच आर प्रैक्टिकली वर्किंग। जो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं वही सेंटेंसेस आप लोगों को बनाना है। वो एक लड़का खड़ा है, मैंने कहा यार या तो वो रोहन है या फिर सोहन है, तो आप बात लड़के की कर रहे हो जो सब्जेक्ट में आ रहा है। तो आप इंग्लिश में जब इसका बनाओगे तो आप कहोगे ईदर, सॉरी वह या तो रोहन है या फिर सोहन है, तो आप इंग्लिश में बनाओगे ही इज ईदर रोहन और सोहन। ये ऑब्जेक्ट में जा रहा था इसलिए हमने इसको लास्ट में लगाया, ही इज ईदर रोहन और सोहन। तुम या तो क्रिकेट खेलते हो या फिर हॉकी खेलते हो, 2 गेम है, इनमें से कोई एक गेम आप खेलते हैं भाई। सो यू प्ले ईदर क्रिकेट और हॉकी। ये जो डेस है इसमें आपका पहला ऑब्जेक्ट आएगा और के बाद में आपका दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने यहाँ पर N1 नाउन 1 और के बाद में N2 नाउन 2, 2 नाउन आप जो बोलते हैं उन दोनों नाउन के पहले नाउन के पहले और ये इसके पहले इस तरीके से यूज होता है। तो इधर और इसका अपोजिट जो हो जाता है जिसमें नेगेटिव हम बनाते वो होता है नाइदर नॉर, नीदर नॉर। तुम ना तो क्रिकेट खेलते हो ना ही हॉकी खेलते हो। यू प्ले नीदर क्रिकेट नॉर हॉकी, यू प्ले नीदर क्रिकेट नॉर हॉकी। न तो आप क्रिकेट खेलते हैं ना ही हॉकी खेलते हैं। इन पर बेस्ड डिटेल वीडियोस मैंने लाइव क्लासेस में आपको बताया था, जिसमें 3rd सीजन, आई थिंक 3rd या 4th सीजन था आपका, जिसमें सारी चीजें बहुत ही डिटेल मैंने आपको बताई कि इसको सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करना है, वर्ब के साथ कैसे यूज करना है, ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करना है। उन सेशंस को आप जरूर देखें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसका मतलब होता है या तो या फिर, सॉरी या तो या फिर नहीं होता है, इसका मतलब होता है ही नहीं भी है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मैंने कहा वो एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है। ही इज नॉट ओनली अ गुड डॉक्टर बट ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग। वो मेरा दोस्त ही नहीं, वो मेरा भाई भी है। ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई ब्रदर, ठीक है। वो मेरा पड़ोसी नहीं, वो मेरा रिश्तेदार भी है। ही इज नॉट ओनली माई नेबर बट ऑल्सो माई रिलेटिव, राइट। तो इस तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज जो है हम यूज करते हैं। मैंने कहा शी लाइक्स नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी, उसे क्रिकेट ही नहीं हॉकी भी पसंद है। तो इस तरीके से आपका नॉट ओनली यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एज इफ। एज इफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स मानो जैसे। अब ये मानो जैसे कैसे यूज होता है? देखो मैंने कहा वो ऐसा व्यवहार करता है मानो जैसे वो राजा हो, वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे मानो वो राजा हो। तो ही behaves as if he were a king। अब आप कहोगे सर ही के साथ तो was लगता है, आपने वर क्यों लगाया?
ही के साथ में आपने वर क्यों लगाया? तो आपको बताना चाहूंगा भैया ये एक काल्पनिक सेंटेंस है कि इमेजिनरी सेंटेंस, और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर जब भी कोई इमेजिनरी सेंटेंस आता है तो उसके साथ में हम लोग वर लगाते हैं। तो ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग, वो व्यवहार करता है मानो जैसे वो एक राजा हो, राइट? तुम बोलते हो मानो जैसे तुम बहुत नॉलेजेबल हो, यू स्पीक्स एज इफ यू वर नॉलेजेबल। तो सभी के साथ में आप लोगों को वर लगाना होगा, ये विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसी तरीके से आप एज इफ के और भी काफी सारे सेंटेंसेस जो है बोल सकते हैं। जैसे आप कहें किसी से वो बोलता है मानो जैसे वो एक राजा हो, ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ किंग। विशेष ध्यान आपको यह देना है स्टूडेंट्स कि आपको जो एज इफ है, एज इफ के बाद में जो भी आप सब्जेक्ट लगाएंगे उस सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आप लगाएंगे वो वर ही लगेगी। विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, राइट? एज इफ ही वर अ किंग मतलब मानो जैसे वह कोई राजा हो। एज इफ ही वर अ गुड स्टूडेंट, मानो जैसे वो एक अच्छा स्टूडेंट हो। एज इफ ही वर अ प्रोफेशनल कैमरामैन, जैसे मानो वो एक प्रोफेशनल कैमरामैन हो, राइट? जैसे आपने कहा ही शूट्स द वीडियो एज इफ ही वर अ प्रोफेशनल कैमरामैन, वो ऐसे वीडियो शूट करता है मानो जैसे वो एक प्रोफेशनल कैमरामैन हो। ही इज नॉट अ प्रोफेशनल वन। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहा है, वो ऐसा दिखावा कर रहा है, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, राइट? तो इस तरीके से ये चीजें आपको समझना है। वो इंग्लिश बोलता है ऐसे मानो जैसे वो एक इंग्लैंड से हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही स्पीक्स इंग्लिश एज इफ ही वर फ्रॉम इंग्लैंड। इन शॉर्ट, ही इज नॉट फ्रॉम इंग्लैंड बट ही इज बिहेविंग इन दिस वे। तो ये थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान देंगे। एज इफ मानो जैसे, इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा, एज इफ के पहले जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट का, पास्ट का, किसी का भी हो सकता है। जैसे उन्होंने हमें ऐसे देखा मानो जैसे हम चोर हो। दे स्टेयर्ड एट अस, देखा मतलब हम लोगों को घूरा, तो स्टेयर्ड। दे स्टेयर्ड एट अस एज इफ वी वर थीव्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग चोर नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने हमको इस वे में देखा मानो हम जैसे चोर हो, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग एज इफ को यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इन द लास्ट वी हैव ऑल्दो यट, जिसको हम लोग दो यट भी कहते हैं। दो यट, दो ऑल्दो, इसका यूज कहां होता है? ये कॉन्ट्रेरी सेंटेंस स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रेरी इन द सेंस कि जहां पर आपको विरोधाभास दिखे, एक और तो कुछ और दिखाएंगे, दूसरी ओर कुछ और होगा। मैंने कहा यद्यपि वो अच्छा लड़का है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है। ऑल्दो दो ही इज अ गुड बॉय येट ही डजंट स्टडी। इन शॉर्ट, एक और आप उसको अच्छा लड़का दिखा रहे हो, दूसरी ओर वो पढ़ाई नहीं करते। यद्यपि वो मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है। अब देखो, एक और दोस्त बताया, दूसरी ओर मदद भी नहीं कर रहा है। दोस्त होने के नाते उसको मदद करना चाहिए। बीइंग अ फ्रेंड, you know, it is his responsibility to help me, but he doesn't help me. So what you would say in English? You would say, although he is my friend, yet he doesn't help me. So though although is used for the contrary situation, ऐसे situation जो contrary हो, जिसमें contrast हो, जिसमें विरोधाभास हो, एक और कुछ और दिखाए, दूसरी ओर कुछ और हो जाए, वहां पर आप दो although को यूज करते हैं। तो इसका बिल्कुल आप लोग बोलचाल की भाषा में यूज करें स्टूडेंट्स। नाउ ऑन द बोर्ड यू कैन सी ऑल्दो, येट, एज इफ, मानो जैसे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज नॉट ओनली गुड डॉक्टर बट ऑल्सो गुड पर्सन, वो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंसान भी है। शी नाइदर कम्स हियर नॉर गोज देयर, वो ना तो यहां आती ना ही वहां जाती है। शी ईदर कम्स हियर और गोज देयर, वो या तो यहां आती है या फिर वहां जाती है। She is so intelligent that she can do anything, वो इतनी होशियार है कि वो कुछ भी कर सकती है। She comes here so that she may learn English, वो यहाँ आती है ताकि वो इंग्लिश सीख जाए। I come here, then I go there, मैं यहाँ आता हूँ फिर मैं वहाँ जाता हूँ, after that I go there, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। If you study you will pass, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे। If you don't study you will fail, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। दोनों सिचुएशन में if लगा सकते हो आप। लेकिन अगर आप बोले if you don't study, थोड़ा सा समझना, if you don't study you will fail, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, है ना। ये जो सेंटेंस है इसमें आप चाहे तो इस इफ की जगह किसको यूज कर सकते हैं? अनटिल या फिर अनलेस को। तो हम यहां पर अनलेस को यूज कर रहे हैं। अनलेस, अब अनलेस लगने के बाद ये डोंट हट जाएगा। अनलेस यू स्टडी कॉमा यू विल फेल, ठीक है। अनलेस यू स्टडी, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। और यू कैन से यू कांट पास, यू कांट पास, ये भी आप कह सकते हो, राइट। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि इफ की जगह अगर आप अनलेस लगाते हैं
तो ये विशेष ध्यान देना है कि इफ के बाद अगर कोई डोंट या कोई भी नोट लगा हुआ तो वो हट जाएगा, क्योंकि अनटिल अनलेस के बाद आने वाले सेंटेंस में हम लोग नोट को यूज नहीं करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल एवरीवन दैट यू मस्ट नो, right? So students, on the board you can see I have taught you 10 more important conjunctions, 10 more conjunctions which are very much used already in the previous video. I had taught you 10 conjunctions, you know, अब overall मैं अभी आपको 20 conjunctions पढ़ा चुका हूं जिनका कि बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अभी से इन सारे के सारे 20 conjunctions को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद स्पेशली SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में इन सारी चीजों को लेकर आए। वो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में लाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सारे के सारे 20 कंजंक्शंस को आपको लिख लेना है, और लिखने के बाद सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे आप पास नहीं हो सकते। until unless you study you cannot pass। यदि आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। मैं वहां गया, फिर मैं अपने दोस्तों से मिला, आई वेंट देयर, देन आई मेट माय फ्रेंड्स। वो पढ़ाई करता ताकि वो पास हो जाए, ही स्टडीज सो दैट ही मे पास। शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन डू एनीथिंग, वो इतनी होशियार है वो सब कुछ कर सकती है। ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन सॉल्व एनी पजल, वो इतना क्लेवर है कि वो किसी पजल को सॉल्व कर सकता है। शी इज आइदर डॉक्टर आर एन इंजीनियर, वो या तो एक डॉक्टर है या फिर एक इंजीनियर है। शी इज नाइदर अ डॉक्टर नॉर एन इंजीनियर, ना तो वो डॉक्टर ना ही कोई इंजीनियर है। शी नॉट ओनली कम्स हियर बट आल्सो गोज देयर, वो यहाँ ही नहीं आती बल्कि वहां भी जाती है। शी बिहेव्स एज इफ शी वर अ क्वीन, वो ऐसे व्यवहार करती मानो जैसे वो क्वीन हो, कोई रानी हो। ऑल्दो यू स्टडी येट यू फेल, हालांकि आप पढ़ाई करते हो, यद्यपि आप पढ़ाई करते हो फिर भी आप फेल हो जाते हो। तो इस तरीके से ओवरऑल ये 10 कंजंक्शंस आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छी होगी स्टूडेंट्स, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि 4th डे के सेशन में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फटाफट वीडियो को लाइक करके एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर रख लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सके, इस वीडियो से सीख सके। फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।